जय हिंद दोस्तों। ये आपका वैदिक पीरियड का जो है वैदिक एज का पार्ट 4 वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। और आप लोग के लिए अगला क्लास है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक स्थिति से, ठीक है। पीछे आप लोग सारा पढ़ लिए हुए हैं, अब सामाजिक स्थिति बात, सामाजिक स्थिति के बारे में क्या था सामाजिक स्थिति, ठीक। आइए समझते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वेद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता था, परवर्ती काल, ठीक है। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है। क्या माना जाता है? परवर्ती काल। ध्यान से सुना तुम लोग, समझिए। समाज पितृत्वात्मक जो था वो संयुक्त परिवार तथा प्रचलित था, ठीक है। सामाजिक स्थिति में सब आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, आपको बताए थे। अब परिवार का कुल कहलाता था, परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम कहलाता था। कई ग्राम मिलकर विश्व कहलाता था। कई विश्व मिलकर वो आपका कई विश्व मिलकर जन कहलाता था। कई जन मिलकर जनपद बनते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व था इसमें। किसका? सत्कार का परंपरा, सत्कार परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व था, से ज़्यादा महत्व, ठीक है। ये बताए हैं आपको सत्कार, ठीक है। चलिए अब समझिए एक और वर्ग जिसको पणियों का था, ठीक है। पणियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे, ठीक। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था इसमें, ठीक है। भिखारियों और कृषि दासी का अस्तित्व या बेगर जिसको कहते हैं, भिखारियों और कृषि दास नहीं थे इसमें, ठीक। संपत्ति की इकाई जो था वो गाय थी, ठीक है। संपत्ति का इकाई जो था, इकाई गाय थी, गाय थी, ठीक है बच्चा। गाय रहता था उस समय, गाय माता, जो विनिमय का माध्यम भी थी। यही गाय जो थी बार्टर सिस्टम का भी सिस्टम थी, विनिमय का माध्यम थी, विनिमय का माध्यम थे, ठीक है बच्चा। चलो सारथी और बढ़ई, बढ़ई तो आप लोग जानते होंगे। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था इन लोग को, ठीक। अब समझिए इसमें जो था ना, इस समय अस्पृश्यता जिसको सती प्रथा कहते हैं, और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था इसमें। सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, इत्यादि, बाल विवाह और विवाह प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, ठीक, नहीं था इस समय। ये जो था ना पर्दा प्रथा आजकल जो चल रहा है, जो लेडीज लोग आजकल गांव समाज में देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा आजकल गांव समाज में। कहेंगे कन्या बाहर जाइए, बाहर जाना है तो घोग तान के जाना। घोग मतलब वही अपना जो साड़ी का जो घोग जो तानती हैं सब,
चेहरा के आगे अपने ससुर के सामने नहीं दिखाती हैं, चाहे अपने से उनके पति के जो बड़े भाई होते हैं उनके सामने नहीं दिखाते हैं, जिनको गांव में समय भैंसुर कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय जो था पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था वैदिक काल में। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं का था। शिक्षा एवं वर यानी दूल्हा, वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था, ठीक। महिलाओं को शिक्षा और वर चुनने का अधिकार था। और समझिए विधवा विवाह, ठीक है, विधवा जिनके पति देहांत कर जाते हैं, विधवा विवाह अब महिलाओं का उपनयन संस्कार, ठीक है, इस समय विवाह प्रचलित था ये सब। ठीक है, अब समझिए वस्त्राभूषण जो था, वस्त्राभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को प्रिय थे। ठीक है, वस्त्रभूषण। अब समझिए नृत्य, आप लोग पढ़ा है, नृत्य, संगीत, पासा, ठीक है, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, सुरकड़, ठीक है, ये सब मनोरंजन के प्रमुख साधन थे इस समय, वेदों के समय। ठीक है, अब समझिए आपको एक और बताए थे विदुषी महिला के बारे में, अपाला घोष, मैत्रेय, विश्ववारा, गार्गी, ये और लोग भी थे इसमें। ठीक है, अब समझिए, तुम लोग ध्यान से सुनो। ऋग्वेद में अनार्यों को मृदवाय से, समझिएगा ध्यान से, मृदवाय से अवृत बताया गया। अवृत का मतलब क्या होता है? नियमों व्रतों का पालन नहीं करने वाला। ठीक है, अनार्यों का मतलब क्या होता है? मूर्ख या दस्यु। ठीक है, मृदवाय का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाला, अस्पष्ट बोलने वाला। चलिए अब इतना हो गया। अब समझिए सर्वप्रथम जो है जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है, आपको बताए थे। ठीक है, किसमें? जाबालोपनिषद में, ठीक है, बताए थे आपको। ठीक, चलिए अब आते हैं आर्थिक स्थिति पे। सामाजिक स्थिति आप लोग समझ गए? सब लोग समझ गए ना जी? चलो ठीक है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, चलिए समझते हैं आर्थिक स्थिति उस समय कैसे चलता था, क्या था आर्थिक। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था ना बाबू, वो पशुपालन और कृषि था। ठीक है, क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है, पशुपालन और कृषि था। ज़्यादातर पालतू पशु रखने वाले गोमत कहलाते थे। पशुपालन रखने वाले को गोमत कहा जाता था, रखने वाले को गोमत कहलाता था, ज़्यादा रखने वाले को। ठीक है, ज़्यादा पशु रखने वाले को। चलिए इतना समझ। चारागाह के लिए उत्पत्ति या गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चारागाह, जहाँ चारा रखा जाता है। और दूरी को जो है गव्युति, पुत्री को दुहिता यानी गाय दूहने वाली, तथा युद्धों के लिए गविष्ठ का प्रयोग होता था उस समय। राजा को, बच्चा लोग जा समझो, राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी, आपको बताए थे। राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी आर्थिक स्थिति। ठीक है, अच्छा ये समझिए, ऋण जो था, ऋण मतलब लोन होता है, कर्ज।
कर्ज लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी इस समय, जिसे हम लोग कुसीद कहा जाता था। ठीक है, कुसीद कहा जाता था। कर्ज लेने और देने का प्रचलन था उस समय। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब समझिए, ये जो था बैलगाड़ी, तो आप लोग समझ रहे होंगे, बैलगाड़ी, रथ और नाव, ये सब जो थे यातायात का उस समय साधन था, यातायात का साधन। बैलगाड़ी, नाव, बैलगाड़ी, नाव और एक और बोले थे क्या, रथ। चलिए ठीक, तीन। अब आते हैं कि कृषि से कैसे आर्थिक स्थिति चलती थी। ठीक है, कृषि समझिएगा, ध्यान से समझिए, कृषि समझिए। सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में कृषि के समस्त प्रक्रियाओं, समस्त जो था प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में आपको बताए थे, ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में बुआई, ठीक है, और जुताई का, फसल की गहाई का आदि का वर्णन उसमें मिला हुआ है 10वें, पहले और 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में केवल जो था ना जौ नामक अनाज का उल्लेख मिला हुआ है। ठीक, किसका, जौ का, जिसे हम यव कहते हैं। हाँ, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिला हुआ है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया है, उल्लेख किया गया है, किया गया। ठीक है, समझिएगा, उल्लेख किया गया है। अब आते हैं कि समझिए, वैदिक साहित्य में ही अन्य अनाजों जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, कि इस पे भी चर्चा की गई हुई है। ठीक है, वैदिक साहित्य में। हाँ, अब समझिए, संहिता में जो है, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का, और अथर्ववेद में जो है वर्षा, अथर्ववेद में क्या, वर्षा, ध्यान से तुम लोग समझो, अथर्ववेद में वर्षा। ठीक, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सिर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। ठीक है, मेरे भाषा को आप लोग पढ़िए और लिखते जाइएगा। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं ध्यान से। क्या क्या था, अनाजों में जैसे गोधूम उस समय कहा जाता था, गेहूँ, ब्रीही चावल को कहते हैं। ठीक है, गोधम, ब्रीही, इसको गेहूँ, चावल। ठीक, की चर्चा इसमें की गई हुई है। काठत संहिता लिखो, काठत संहिता लिखना तुम लोग, काठत संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, और लिखो, अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सिर के नाम से उल्लेख है उसमें। ठीक है, लिखो, उस काल में कृत्रिम सिंचाई का भी व्यवस्था भी था उस समय। लिखो तुम लोग, चलो, कृषि हो गया सब लोग का। चलो, अब आओ, कृषि खत्म। चलो, अब पशुपालन स्टार्ट करता है। बताया ना, कृषि और पशुपालन, तो पशुपालन, पशुपालन, पशुओं का चारण बाबू, पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। ठीक, अब समझो, गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी, बताया भी है यहाँ पे। गाय जो है, कहाँ बताया है, पीछे इसके पीछे वाले लेक्चर में, गाय जो है बाटर सिस्टम का काम करती थी।
ठीक है, विनिमय का प्रमुख साधन थी। और ऋग वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तित्व भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, भूमिदान की व्यवस्था उस समय विकसित नहीं हुई थी। ठीक, तो आप लोग पशुपालन समझ गए होंगे। गाय जो था उस समय प्रमुख जो था वो विनिमय का साधन बन गया था। और पशुओं का चारण जो था ना, चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। ठीक, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए पहले। ठीक है, साइड हो जा रहे हैं, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं व्यापार के बारे में। वैदिक काल में व्यापार कैसे, ठीक है। व्यापार आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। सीमित व्यापार करना था, उसका प्रचलन था शुरुआती में। ठीक है, व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। विनिमय बाटर सिस्टम पर व्यापार आधारित था, आपको बताया ही है। गाय भी बाटर सिस्टम में काम आ जाती थी। और समझिए, समाज का एक वर्ग था जिसको हम लोग पानी कहते हैं, पाड़ी, हाँ ये पाड़ी, ठीक है, यही व्यापार किया करते थे। ठीक, राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी, बता दिए हैं आपको। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था। ठीक है, भाग यानी नजराना जो होता है, यानी टैक्स जो कहते हैं, वो दिया जाता था अपने स्वेच्छा से, जो मन करे वो दो। ठीक, आप समझिए। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। कौन? पराजित कबीला, यानी जो हार गया वो भी जो है विजयी जो राजा बनता था उसको भेंट देता था, उपहार जिसको कहते हैं। अपने धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था। राजा जो था वो अपने अन्य साथियों के साथ बांटता था धन को। ठीक है, धन को बांटता था। ठीक, कई व्यवहार। अब समझिए, धातु एवं सिक्के के बारे में समझिए। व्यापार में ही कब क्या हुआ, धातु एवं सिक्के। हम पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो लिखते जाइएगा। ठीक है, तुम लोग लिखते जाना सही से। चलो, ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु जो था वो था तांबा और कांसा। ठीक, जिसे कॉपर और ब्रोंज कहते हैं। ठीक, लिखो लिखो, ऋग्वेदिक में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु आयस यानी तांबा या कांसा था। लिखो, वे सोना एवं चांदी से भी परिचित थे। ठीक, सोना एवं चांदी से भी परिचित थे। सोना एवं चांदी, ठीक, सोना एवं चांदी से भी परिचित थे। लेकिन लिखो, ऋग्वेद में जो था ना, लोहे का उल्लेख नहीं था, आपको बताया भी है। ठीक है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं था। लिखो लिखो, संभवत सोने का आभूषण या मुद्रा जो था ना, मुद्रा था जो विनिमय के काम में भी आ जाता था। सोने का आभूषण या मुद्रा वो विनिमय बाटर सिस्टम के काम में आता था। ठीक है, अब लिखो उद्योग। उस समय क्या बिजनेस सब करते थे? ऋग्वैदिक काल के उद्योग जो थे वो घरेलू जरूरत के पूर्ति हेतु थे। ठीक है, घरेलू यानी डोमेस्टिकल। ठीक, अब लिखो, बढ़ई एवं धूकर का कार्य। लिखो, बढ़ई एवं धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र था, बर्तन था, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनने का कार्य करती थी। ठीक है, तो आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग व्यापार पूरा समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, एक कहावत है बाबू, ध्यान से सुनना। एक कहावत है कि जब तक आप सीखेंगे तब तक आपका विकास होगा। ठीक है,
यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं ना तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ठीक है, सफल और असफल दोनों छात्रों के पास जो होते हैं ना बच्चे, एक ही दिन होते हैं। दोनों एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना है? 24 घंटे का वक्त होता है। तो देखो वक्त सोचो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए कार्य नहीं करना बुरी बात है, समझना। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास करो। ठीक है, चलो अब आते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति जो था इसमें आर्थिक स्थिति पढ़ लिया, अब धार्मिक स्थिति पे आते हैं। क्या था धार्मिक स्थिति? धार्मिक स्थिति, चलो धार्मिक स्थिति समझते हैं। आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। आर्य जो थे, आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। विश्वास करते, ठीक, आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। यहाँ प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी, प्राकृतिक मानव के हित के लिए। ठीक है, वे मुख्य, लिखना तुम लोग, वे मुख्य से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। ठीक, परमेश्वर के पूजक थे, परमपिता। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। समझे? समझो तुम लोग, वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था, ठीक है, ध्यान से समझो। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। स्वर्ग या अमरत्व की परिकल्पना नहीं थी इस समय। स्वर्ग नरक की परिकल्पना जो हम लोग इमेजिन करते हैं वो इस समय नहीं था। आप लोग इमेजिन करते हैं बहुत कि स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, उस समय प्रथा ये था ही नहीं धार्मिक में। चलिए अब समझते हैं। वैदिक धर्म पुरोहितों व यज्ञों से नियंत्रित धर्म था। ठीक है, किससे था? पुरोहित और यज्ञ से। ठीक, पुरोहित और यज्ञ से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच जो है मध्यस्थ था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में जो था ना, देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी? अग्नि की। और वैदिक देवताओं का जो बाबू है, वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमांडित मानव का है, महिमांडित मानव का है। और ऋग वेद में आपको बताए थे कि 33 प्रकार के तत्वों जो है का उल्लेख किया गया, जिसमें हम मतलब समझिए दिव्य गुणों और युक्त पदार्थों वाले जो हैं, ठीक है, उन लोग का उल्लेख किया गया है। ठीक, सो आप लोग को मैं सब बता दिए हैं। वैदिक एज आपका ख़त्म होता है। ठीक है, सो बच्चा लोग बढ़िया से पढ़िए। सो धन्यवाद, जय हिंद।